साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, बात करें इसी कड़ी में हम लोगों ने शुरू किया है बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित SCERT NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास, और जिसमें हम लोगों ने कक्षा 3, 4, 5 का EVS SCERT पैटर्न पर आधारित देख लिया है। और इसके बाद हम लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 का ज्योग्राफी SCERT और NCERT दोनों के पैटर्न पर आधारित देख लिया है। और फिर हम लोगों ने पॉलिटी कक्षा 6, 7, 8 का SCERT और NCERT के पैटर्न पर आधारित देख लिया है। और जो लोग अब तक इस चीज़ों को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा चीज़ है। साथियों, यह एकमात्र रिवीजन का अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। दूसरी बात, हमने उसी पॉइंट को समाहित किया है जो पॉइंट महत्वपूर्ण है, और लगभग सारे पॉइंट हमने ले लिए हैं। और इसी कड़ी में साथियों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 का इतिहास। लेकिन कक्षा 6 का इतिहास आपको 2 पार्ट में मिलने वाला है। पहला पार्ट आज होने वाला है, कल दूसरा पार्ट होने वाला है। वजह साफ है साथियों कि इतिहास का काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है आपके शिक्षक बहाली के एग्जाम में। और हमारे जितने साथी हैं वो सभी तरह के हैं, जो जैसे जो पढ़ लिए हैं हिस्ट्री, वो तो स्पीड में ही बताएंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन कुछ हमारी महिला साथी हैं या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी कम समझ में आई है या पहले हिस्ट्री कम ही पढ़े हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा स्लो करके ही चलूँ। लेकिन 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं आएगा। 1 क्लास का, 6 क्लास का 2 वीडियो आएगा, 7 क्लास का 2 वीडियो आएगा, फिर 8 क्लास का 2 वीडियो आएगा साथियों। फिर इसके बाद हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम लोग साथियों 6 क्लास का साइंस शुरू करने वाले हैं। साथियों पूरा SCERT NCERT आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 6 के इतिहास के पहले पाठ को। आप देख सकते हैं अतीत से वर्तमान, यानी कि पहले जो बीत गया समय है उससे लेकर के अब तक का समय का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और साथियों बात करें कि कुछ लोग जो कि कंफ्यूज हैं कि हैंड रिटन नोट्स मिलेगा या प्रिंट रिटन नोट्स मिलेगा, तो आपको बता दें साथियों कि कंप्यूटर से नोट्स प्रिंट होने के लिए चला गया है। और जैसे ही आज मैं यह क्लास खत्म होकर करके जाऊंगा तो मैं उसको चेक करूंगा, तो लगभग बहुत सारे विषय तैयार हो गए हैं, तो मैं उसको आप तक उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए निसंकोच आप सभी लोग 6205532616 पर मैसेज कर सकते हैं SCERT NCERT नोट्स के लिए। मात्र 99 रुपये के फीस में साथियों आपको नोट्स मिलने वाला है SCERT NCERT का। साथियों अभी जो है मैं पढ़ाऊंगा वह हैंड रिटन नोट्स से होगा। तो सबसे पहले हम लोग SCERT पैटर्न पर आधारित जो पॉइंट बनते हैं उसको देखेंगे। साथियों बात करें कि कक्षा 6 में कुल 14 अध्याय थे साथियों, जिसमें आज हम लोग 5 अध्याय को SCERT का खत्म करेंगे और 3 अध्याय NCERT का खत्म करेंगे। इसके बाद कल जो बचा हुआ इसका है वो खत्म हो जाएगा, फिर NCERT का जो बचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। चलिए साथियों बता दें अध्याय 1। देखिए अध्याय 1 जो SCERT का, उसमें कोई एग्जाम पॉइंट नहीं है, कोई भी अस्मरणीय तथ्य नहीं है। उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, कोई खास कुछ है नहीं। दूसरा चैप्टर से शुरू हुआ है, तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है साथियों? क्या, कब और कैसे। साथियों बता दें कि इतिहास, जिस इतिहास में हम क्या अध्ययन करते हैं, बीती हुई बातों से लेकर के अब तक के बातों को हम लोग जो अध्ययन करते हैं वह इतिहास कहलाता है। इतिहास साथियों 3 भाग में है, एक प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास आप 6 क्लास में पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास 7 क्लास में पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास 8 क्लास में पढ़ेंगे। यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है साथियों। और आगे चल के जब 9, 10 शुरू होगा तो उसमें मैं डिटेल ढंग से बताऊंगा। फिलहाल साथियों 6, 7, 8 का आप समझ जाइए। 6 में हम लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास क्या कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है सारे 6 क्लास में मैंने ले लिए हैं। एक अच्छा नोट्स साथियों ये साबित होने वाला है। लगभग 19 पेज का यह PDF है, लगभग 30 से 35 मिनट का यह वीडियो होगा और बहुत ही अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है और यहीं से सीधा आपके एग्जाम में आने वाला है साथियों। और लेकिन मैं बता दूं कि जो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए वह क्लियर होना चाहिए, इसलिए सारा चीज़ को याद कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। और जो याद नहीं हो उसको समझिए कि समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आता है तो उसको रट जाइए। देखिए पहला पॉइंट जो आपका SCERT का था कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे कि पहला स्रोत है पुस्तक, क्योंकि पुरानी कही गई बातों को जो लिखा जाता था लेखक के द्वारा, तो वही ना एक अच्छा माध्यम हमारे पास है स्रोतों के रूप में। तो हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। यानी कहने का मतलब है कि पांडुलिपि क्या होता है, पहले आपको तो यही जानना चाहिए कि हाथों से जो लिखा हुआ जो पत्र होता था या जो पृष्ठ होता था उसको क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। अब पांडुलिपि प्रायः किस में लिखा जाता था? तारपत्र एवं भोजपत्र में लिखा जाता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाथों से लिखित होने के कारण उसे क्या कहा जाता था, या पांडुलिपि क्या होता है? हाथों से लिखी गई चीज़ होती है। इसके बाद क्या पांडुलिपि किस में लिखी जाती है? तारपत्रों एवं भोजपत्रों में लिखी जाती है। वहीं साथियों डॉक्टर स्नूपर के बारे में लिखा गया था SCERT में कि डॉक्टर स्नूपर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान से खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसने खुदाई कर चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले और इस खुदाई में उन्हें सोने का बैल प्राप्त हुआ, सोने के बैल का टुकड़ा प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर स्नूपर ने। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद है साथियों सिक्कों। देखिए सिक्के जो था प्राचीन समय में सिक्कों का बहुत बड़ा महत्व था। जो भी राजा राज्य करते थे किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर सिक्कों में जो है अपना एक निशानी डाल देते थे। तो आप देख सकते हैं सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती है। और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा
शास्त्र कहलाता है। देखिए साथियों, अभी तो मैं हैंड रिटेन में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो नोट्स मिलने वाला है साथियों वह आपको वह प्रिंट में मिलने वाला है, इसलिए चिंता नहीं करें। हर एक चीज़ और अक्षर थोड़ा सा आपको अशुद्धि देखने के लिए मिला होगा। तो मैं रिटेन मतलब कहने का मतलब है कि SCERT NCERT दोनों किताब मुझे देखना पड़ता है, तो फिर राइटिंग को मैं देखूंगा तो फिर सारा बुक कवर नहीं हो पाएगा। तो आप सीधा समझे कि सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होता था, और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता था। और इसके बाद रेडियो कार्बन विधि। देखिए साथियों, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग किया जाता है। हालांकि साथियों रेडियो कार्बन विधि का स्पेशल चीज़ मैं जब इसका जो नेक्स्ट आने वाला है लेवल, क्योंकि ये SCERT NCERT खत्म हो जाएगा तो फिर एक नेक्स्ट लेवल का कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। लेकिन आप इस बात को समझे कि जीवाश्मों की आयु जैसे कि इतिहास काल में जो भी चीज़ हमें मिलता है, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलता है, वह कितने समय का है, वह कितना दिन पहले इसका जो है कैसे क्या हुआ, तो हम लोग C14 की मात्रा उसमें कितनी है, कार्बन की मात्रा उसमें कितनी है, तो उसका आयु हमें पता चल जाता है। इसके बाद आगे साथियों तिथियों का मतलब। देखिए तिथियों का मतलब होता है कि पहले हमारे देश में तिथि की गणना, देखिए तिथि की गणना विक्रम संवत, शक संवत के आधार पर होती थी। तो आपको जवाब देना है कि विक्रम संवत किस शासक ने चलाया, शक संवत किस शासक ने चलाया। लेकिन अब जो है ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि के अनुसार हम लोग का जो है क्या चलता है, दिन या दिवस या वर्ष चलता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी, कई बार पूछा भी है कि किस धर्म के प्रवर्तक के जन्म पर तिथि ज्ञात की जाती है, तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के नाम से, और उनका जन्म का जो वर्ष है उसको 0 माना जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, है ना। इसके बाद आगे उसका जैसे कि आगे बढ़ते ईस्वी में आगे बढ़ते हैं तो AD यानी क्या कहते हैं उसको, एडो डो मिनी, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि साथियों इसमें सिर्फ यही याद रखिए कि जो वर्ष की शुरुआत होती है वह वर्ष की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म दिवस से स्टार्ट होती है। अब देखिए खुदाबख्श लाइब्रेरी। देखिए खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है, ये पटना में है, ये अशोक राजपथ के आसपास है साथियों। इसके बाद है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय, कहाँ है, पालीगंज स्थित भरतपुरा में है साथियों। ये याद रखना है कि गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है, तो पालीगंज स्थित भरतपुरा में है। और यहाँ पर अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। और पांडुलिपि क्या होती है साथियों, हाथों के द्वारा लिखी गई जो होती है वह पांडुलिपि होती है, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद है भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में दिया हुआ था, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट था तो मैंने थोड़ा बहुत देख लिया उसमें। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में जो तराई के जंगल से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। यहाँ पर साथियों कोई खास इंपॉर्टेंट था नहीं, आगे चल के देखिएगा साथियों और कुछ इंपॉर्टेंट आएगा कि उत्तर का मैदान जो कि सबसे अपनी उपजाई भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी भूमि सबसे ज़्यादा उपजाई है, तो उत्तर भारत का मैदान जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है साथियों। यहाँ पर जो है सिंधु, गंगा, यमुना की सहायक नदियों से सिंचाई का काम किया जाता है। इसके बाद है साथियों कि दक्षिण भारत के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तप्ती बहती है। देखिए यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुरा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। ये चीज़ें साथियों कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो इसको याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, सतपुरा की पहाड़ी किस पर्वत का उदाहरण है, मैंने भूगोल में बताया है, नहीं अगर आप जानते हैं तो नोट्स को निकालिए, पढ़िए। अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो वीडियो देखिए, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको लिंक भी करता जा रहा हूँ। और सवाल कुछ लोग कहते हैं कि सर सवाल पूछ देते हैं बीच में, आप हमें याद ही नहीं रहता है। तो देखिए याद ही करने के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको याद होगा तभी ना सीटेट एकेडमी का जो अभियान है वह सफल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, और सतपुरा पहाड़ी कौन पर्वत का उदाहरण है। देखिए साथियों मैं डिटेल भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें सिर्फ पॉइंट से मतलब, आप अन्य जगह डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं, डिटेल भी करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और बहुत चीज़ें मैं बता भी सकता हूं। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आप सभी को पॉइंट वाइज लेता चलूं, चूंकि आपका समय अभी कीमती है, 1.5 से 2 महीने एग्जाम के हैं, तो सभी लोगों को मिलकर के शिक्षक बनना है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर के मैं चलूँ। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सबसे उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश है, ये याद रखना है साथियों। इसके बाद दर्रा के बारे में था कि पहाड़ियों के बीच संकरे रास्ते। देखिए जैसे ये पहाड़ी है और ये भी पहाड़ी है, और ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी सब है। इसके बीच में एक संकरा रास्ता होगा एक जगह से दूसरे जगह निकलने के लिए, इसी को दर्रा कहा जाता है। जैसे खोबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमर दर्रा। तो ये खोबर दर्रा, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमर दर्रा कहाँ पर है इसके बारे में बताइए। हालांकि जो रिटर्न नोट्स लेंगे, जो नोट्स पेड नोट्स लेंगे उनको तो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो देखते हैं, व्यूअर हैं, आप लोग कमेंट करेंगे कि ये कहाँ पर है साथियों, और ये कहाँ से किसको जोड़ता है। आगे है विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का विस्तार किया। देखिए साथियों ये महापाषाणी संस्कृति क्या होता है, बीपीएससी पूछ सकता है आपसे। देखिए महापाषाणी संस्कृति क्या होता है, इसमें जो लोग मृत हो जाते थे, मृतकों को दफना करके उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, और यही महापाषाणी संस्कृति था साथियों। ये विंध्य के क्षेत्र में जो है प्रचलित था। ये चीज़ें साथियों आपको याद रहनी चाहिए। आगे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोल्डिहवा। चावल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कोल्डिहवा सब जानते हैं, लेकिन बीपीएससी पूछेगा चौपानी मांडू के बारे में।
तो आपको याद रखना है कोल्डिवा के साथ साथ चोपानी मांडू में भी चावल उपजाने का प्रमाण मिलता है। और भी इंटरेस्टिंग सवाल आपको मिलने वाले हैं साथियों। सारे SCERT NCERT में जो सवाल हैं उसको हमने प्रयास किया है इसमें लेने का, और एक भी पॉइंट हमने प्रयास किया है कि मैं ना छोड़ूं साथियों। इसके बाद आगे है कि लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंडोज कहा। देखिए साथियों, अगर ये भारत का मानचित्र है मान लेते हैं, तो इसमें जो मान लीजिए अगर ये भारत का मानचित्र, हालांकि भारत का मानचित्र तो नहीं है, गड़बड़ हो गया, तो फिर स्क्रीन है तो बनाने में दिक्कत होता है। मेरे पास तो लैपटॉप या सिस्टम तो है नहीं, छोटा सा एक मोबाइल का स्क्रीन है। जल्दी मैं आपको एक अच्छा खासा आपको सिस्टम के साथ मैं मिलूंगा, जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, अगर ये भारत का मानचित्र है, हालांकि लगता है पोलियो हो गया भारत को, लेकिन हमारा भारत देश महान है, कॉमेडी के लिए बोल दिया मैंने। देखिए ये उत्तर पश्चिम में मान लीजिए, तो उत्तर पश्चिम से ही ईरानी लोग आते थे, क्योंकि स्थलीय मार्ग इधर ही था। बाद बाकी हिंद महासागर, इधर पानी वगैरह, बंगाल की खाड़ी वगैरह था, तो इधर से इधर तो पहाड़ वगैरह था, तो आ नहीं सकते थे, तो इधर से आते थे ईरानी और यूनानी लोग। तो इसलिए उन्होंने सिंधु और जो है ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंडोज कहा है, ये याद रखना है साथियों। इसके बाद मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था। जैसे कि साथियों आपको आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 महाजनपद था, उसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। और मगध में कौन कौन साम्राज्य है इसको भी हम लोग देखेंगे कौन था, लेकिन सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वह मगध साम्राज्य था। ये याद है, ये याद आपको रखना है ये साथियों। ये तीसरा पार्ट है साथियों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ था नहीं साथियों, सेकंड पार्ट में जो SCERT में इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारा मैंने ले लिया, और थर्ड पार्ट शुरू हो गया साथियों, प्रारंभिक समाज, यानी हमारा जो समाज था वह जब शुरू हुआ वह कैसा था। देखिए साथियों, इसमें पहला पॉइंट था कि मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन दे देगा तीनों में से कोई, या तो BPSC है, आपसे कूट में भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो याद रखना चाहिए भीमबेटका। जो भीमबेटका क्या है, अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे चल के भीमबेटका का सारा डिटेल आपको पता चलेगा। यह रायचूर जिला में स्थित है, और पंचमढ़ी वगैरह जाननी चाहिए आपको साथियों। हालांकि भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है साथियों, याद आपको रखना है। इसके बाद है शिकारी लोग गुफा के अंदर। देखिए साथियों, ये आगे जो है आपको मैं बता दूं, भीमबेटका जो कि शैल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था, उसके बारे में कहा गया है कि जो शिकारी लोग थे पूर्व समय में गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे, क्योंकि जो पुराने समय के लोग थे, जो आदि मानव थे, उनका मनोरंजन का साधन क्या था, चित्रकारी करना और क्या करना, नृत्य करना और शिकार करना। तो कहीं ना कहीं वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र बनाया करते थे। तो उस समय तो आप समझते होंगे कि ब्रश तरस था नहीं, रंग तंग था नहीं, तो कैसे करते थे। देखिए वो क्या करते थे, रंगीन पत्थरों को घिस करके, जो रंगीन पत्थर होता है उसको घिस करके रंग तैयार करते थे, और बांस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। जैसे बांस लिया, अब बांस के जैसे कभी आपने देखा होगा कि बांस का जो बत्ती होता है वह थोड़ा झिल्लीदार होता है, तो उसको लिया कूट करके उसको ब्रश बनाता था, और फिर ये जो पत्थर का रंग है घिस घिस के निकालता था, फिर उससे क्या करता था, चित्र बनाता था। इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया जाता है। तो BPSC पूछ सकता है कई सारी चीज़ें इसमें, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उठा लिया साथियों, आप सभी को ये याद रखना है। अब देखिए साथियों, हमारे बिहार के दृष्टिकोण से पैसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसरा जो है मुंगेर जिला में स्थित है साथियों। पैसरा कहाँ पर है, मुंगेर जिला में स्थित है, और यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं साथियों। तो आपसे पूछ सकता है सबसे पहले कि पैसरा कहाँ पर है, तो बिहार में है, किस जिले में है, मुंगेर जिले में है, और यहाँ पर क्या है, आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं साथियों। यहाँ पर पैसरा में यानी कि मुंगेर में, यहाँ पर यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह औजार मिले हैं। संभवतः जो पैसरा था वह क्या था, आवास निर्माण स्थल था। ये याद रखना है साथियों कि बिहार का जो मुंगेर जिला का पैसरा जो कि ऐतिहासिक स्थल है वह क्या था, आवास निर्माण का स्थल है। और यहाँ पर क्या मिला है, यूरोप, यानी यूरोप का जो फ्रांस है उस समय में जो आरंभिक मानव के जो औजार बनते थे फ्रांस में, उसी तरह का औजार यहाँ पर पाया गया है साथियों। तो बिहार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें बता दे सकती हो। और दूसरी बात कि जो 6 क्लास का जो मैं देखा हूँ, सारा चीज़ बनाया हूँ, तो SCERT का हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है साथियों। NCERT में थोड़ा कम ही दिया गया है, तो SCERT का सारा पॉइंट हमने ले लिया, और जो बचा हुआ पॉइंट था NCERT का, तो उसी को मैंने NCERT में रखा है। तो साथियों आगे देख सकते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का युग। इसका 3 युग होता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी कि जो ऐसे तो समझिए कि जो कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ सबसे ज़्यादा वो तो नव पाषाण काल में हुआ, लेकिन पुरा पाषाण काल में भी कई सारा चीज़ हुआ था, जैसे शिकार करना, भोजन बनाना, आग का आविष्कार हो गया, अस्थायी आवास बन गया पुरा पाषाण काल में। ये चीज़ें साथियों आपको आना चाहिए। इसके बाद है कि पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र एवं नृत्य करते थे। ये तो मैंने अभी बताया कि जिस समय पुराने समय में लोगों को क्या था, मनोरंजन का साधन था चित्र और नृत्य। और इतिहास के पिता कौन थे, हेरोडोटस थे साथियों। ये अध्याय 3 चल रहा है SCERT का 6 क्लास का। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिया है, रायसेन जिले में है, और यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखना, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर चित्र लोग कैसे बनाते थे, आदिमानव पत्थरों का, विभिन्न रंग के पत्थरों का घिस कर रंग निकालते थे, और बांस का ब्रश बना करके मतलब कहने चित्रकारी करते थे पुराने समय में जो आदिमानव थे।
आगे है, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? बोगाज कोई अभिलेख है। और बोगाज कोई अभिलेख में क्या है, इसको आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कमेंट में। हालांकि आगे जब चलेंगे बोगाज कोई अभिलेख का एक विशेष चैप्टर है, मतलब अभिलेख वगैरह का, उसमें सारा चीज़ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, तो वहाँ पता आपको चल जाएगा। इसके बाद आगे है साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार, मुंगेर, पैसरा से मिले हैं। याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार में कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। और कौन सा से लिए? पैसरा से लिए। और पैसरा से लिए क्या था? अभी मैंने बताया, आवास निर्माण स्थल था साथियों। यह है प्रथम कृषक एवं पशुपालक अध्याय 4 है। 5 अध्याय तक हम लोग देखेंगे और इसके बाद जो बचा हुआ अध्याय है वो हम लोग कल कर लेंगे। कल 6 क्लास का पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, नोट्स आप लोग खरीद लीजिए, बिना नोट्स के आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। और जो लोग को लगता है कि हम लिख सकते हैं तो आप लिख भी लीजिए, अच्छी बात है, नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लिख नहीं पाएंगे, जिनको लगता है कि भाई उतना समय कौन दे, हमको मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा तो हम जल्दी याद कर लेंगे, तो आप 6206532616 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं SCERT NCERT नोट्स। और 99 रुपये की फी में आपको SCERT NCERT नोट्स मिलने वाला है, वो भी कंप्यूटर आधारित प्रिंट पर। ये तो हैंड रिटन है, प्रिंट आपको मिलने वाला है। चलिए साथियों, अध्याय 4 है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों के तलछट से हुई। सबसे पहले आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि SCERT का पैटर्न है, मतलब क्वेश्चन है साथियों। तो खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश से हुई? तो ईरान और इराक देश से हुई। पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती प्रारंभ किया। अब है साथियों, कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है और उसका जो है वर्तमान में वो जगह कहाँ पर है। जैसे कि मान लीजिए कि प्राप्त वस्तु, जैसे गेहूं, जौ, चावल, जानवर का हड्डी, चावल, जानवर का खूर, ये सब पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला, तभी हमने पढ़ा कि कोल्डिवा, इसके बाद क्या, चौपानी मांडू से मिला, तो कह देगा कोल्डिवा कहाँ है, तब उत्तर प्रदेश होगा। कभी कभी मिलान करने भी दे देगा, मेहरगढ़ कहाँ है, कोल्डिवा कहाँ है, बुरझोम कहाँ है, और बुरझोम से क्या प्रमाण मिला। तो ये सारा चीज़ मैंने एक ही में देख लिया है, ये आपके लिए रामबाण है साथियों। और कहीं ना कहीं आप समझें कि 1 नंबर यहाँ से पूछने का पॉसिबिलिटी है इतिहास में, और कई बार पूछा भी जाता है साथियों इस चैप्टर से। देख सकते हैं कि प्राप्त वस्तु, जैसे कि हमने तो यहाँ 2 बार मैंने मिस से लिख दिया, तो थोड़ा माफ करेंगे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मेहरगढ़ से प्रमाण मिला है। और मेहरगढ़ कहां पर है? अभी पाकिस्तान में है साथियों, तो ये याद रखना है। इसके बाद चावल का प्रमाण कहां से मिला है? जानवर की हड्डी का प्रमाण कहां से मिला है? तो ये कोल्डिवा से मिला है। और कोल्डिवा कहां है? उत्तर प्रदेश में है साथियों। इसके बाद आगे है चावल, ये साथियों सारा आपका SCERT में है, और SCERT का 100% पॉइंट उठाया हुआ है साथियों। एक भी पॉइंट आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा इस नोट्स में। और शॉर्ट टाइम नोट्स है साथियों, एक बार याद करेंगे तो पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा शिक्षक बहाली के दृष्टिकोण से। और देखेंगे कि फिर BPSC क्या पूछता है। देख सकते हैं आप, चावल, जानवर के खुर के निशान, ये भी मेहरगढ़ से प्रमाण मिले हैं। और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। देखिए साथियों, ये याद रहे नहीं रहे, क्योंकि इस तरह का सवाल आगे है, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए कि मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और बुरझोम कहाँ है? कश्मीर में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। और चिरांद किस जिले में है साथियों? छपरा जिले में है। और चिरांद का आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरा चीज। तो चिरांद से गेहूं, चना, जौ का प्रमाण मिला है। और पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर आदि का प्रमाण मिला है साथियों। आगे है साथियों, जो सबसे बार बार मेहरगढ़ आ रहा होगा, देखिए मैंने आपको क्या कहा, आपको याद रखना है ये जो स्थान है ये कहाँ पर है, इसमें सिर्फ यही याद रखना है। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको डायरेक्ट याद रखना है। और कुछ जैसे कि मान लीजिए कि जानवर का हड्डी हो गया, जैसे ये जानवर के खुर के निशान हो गया, और ये इस सब का थोड़ा ध्यान में रखना है साथियों। आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां पहले गेहूं, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये याद रखना है कि मेहरगढ़ वह पहले स्थान थे संभवतः जहां गेहूं, जौ उगाने का प्रमाण और पशुपालन के साक्ष्य मिले साथियों। कुछ साथियों आपको अक्षर में प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही डायरेक्ट रनिंग में लिखा है, क्योंकि 2-2, 3-3 किताब को संभालना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और ऐसे भी मेहनत मैं 1.5 महीने से कर रहा हूँ, तब यह कहीं ना कहीं ये सारे विषय कंप्लीट हुए हैं साथियों। और 1.5 महीने का मेहनत आपको इतने कम समय में मैं दे रहा हूँ। और जो लोग नोट्स चाहते हैं 6206532616 पर मैसेज करेंगे। SCERT NCERT मात्र 99 रुपये की फीस में आपको नोट्स मिलने वाला है। वो भी नोट्स कैसा मिलेगा साथियों? कंप्यूटर से प्रिंट करा करके आपको वो नोट्स मिलने वाला है साथियों। आगे है साथियों, देख सकते हैं कि ये जो मेहरगढ़ है, यानी कि ये जो मेहरगढ़ है साथियों, यहाँ 3 स्तर का नवपाषाण काल है। यहाँ जो है प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादन, पशुओं में भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए अब देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पर ये पूछ सकता है कि आयताकार चकोर घरों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले। ये याद रखना है कि आयताकार चकोर घरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और मृतकों के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी मेहरगढ़ से मिले। अब साथियों जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वह चिरांद, क्योंकि यह बिहार का इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अभी पैसरा से ली था, मुंगेर का आवास निर्माण स्थल था वो, उसी तरह से चिरांद जो है बिहार का छपरा जिला में है। और बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति का यह एक जगह था साथियों। यहाँ 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सिंग के बने औजार मिले हैं साथियों। और यहाँ के घर क्या होते थे? गोल होते थे। देखिए BPSC है, तो चिरांद का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब याद रखिए।
क्योंकि बीपीएससी क्या करेगा, कूट में देगा और क्या करेगा, वो आपको उलझाने का प्रयास करेगा। इसलिए सब पॉइंट आपको याद रहेगा तब ना होगा। देखिए याद करना थोड़ा कठिन है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। बस शिक्षक बनेंगे, 38-40 हज़ार रुपये महीना आपको देगी 1 to 5 में, तो आपको मेहनत तो करना ना पड़ेगा भैया। आप सीटेट भी वो में पास किए हैं, आप में क्वालिटी है, तो भैया याद क्यों नहीं होगा। आगे देख सकते हैं साथियों कि यहाँ के घर यानी चिरांद के जो घर हैं, जो छपरा जिला में इनका अवशेष मिला है, यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में के चूल्हे का एक समूह में होते थे, यानी कि जैसे कि कंबाइंड फैमिली होता है, घर एक ही समूह में जो है 10 चूल्हा लग दिया, वहाँ पर महिला लोग खाना बनाते, उसी तरह का था। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर, जो काले नीले लाल धूसर रंग के थे। और यहाँ गेहूँ धान मसूर के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के खिलौने के भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू बनाया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये चिरांद कहाँ पर है, क्या कुछ है, उसका विशेषता आपको याद रहना चाहिए, बीपीएससी आपको पूछेगा। और कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिस करवाइए, तो देखिए मैं बता देता हूँ कि 3 से लेकर के 10 तक का सारा सब्जेक्ट मैं खत्म कर लूँगा, तभी भी मैं प्रैक्टिस में हाथ घुसाऊंगा। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मुझे सवाल कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसका सारा चीज़ बनाना पड़ेगा, फिर प्रिंट वगैरह कराना पड़ेगा, बहुत सारे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी झटाक से 3 से लेकर के 10 तक का SCRT NCRT में कंप्लीट कर दूँ, तब आप लोग का जो एक बेस तैयार हो जाएगा और आपको मजा आएगा पढ़ने में। फिर एक जो नेक्स्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है उसमें आप बेहतर तरीके से अच्छे कर पाएंगे। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ गेहूँ धान मसूर के भी साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के खिलौने साथियों थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है, देख सकते हैं। सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू बनाया, ये याद रखना है। दूसरी बात, गेहूं के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपको जवाब देना है साथियों। तो आगे है, अगला है अध्याय 5, जो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें जो है आपको हड़प्पा सभ्यता सारा चीज आपको मिलने वाला है साथियों। अध्याय 5 है प्रारंभिक नगर यानी प्रथम नगरीकरण। इसमें हड़प्पा सभ्यता आदि के बारे में हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं नवपाषाण काल के बाद धातु युग शुरू हुआ, यानी कि पाषाण काल में 3 भाग था, उसके बाद अंतिम भाग कौन था, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद धातु युग शुरू हुआ और धातु युग शुरू होने के बाद क्या हुआ, नगर का विकास हुआ। आगे है साथियों जो आपके SCERT में दिया हुआ है, ये 2-3 जगह के बारे में दिया है। जैसे कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। कोट दीजी और अमरी कहाँ पर है, ये सिंध में है। और सरायखेला और जलीलपुर कहाँ पर है, उत्तरी पंजाब में है। ये चीज़ें आपको पूछ सकता है, मिलान करने के लिए भी दे सकता है। सबसे पहला ज्ञात धातु क्या था साथियों, तांबा था। और ये जो तांबा था वह नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला ज्ञात धातु क्या था, तांबा था साथियों। आगे है सभ्यता, सिंधु सभ्यता। भारत में जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता थी, इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। और दूसरी बात, सिंधु सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया जो जगह था वह था हड़प्पा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग खास करके यहाँ सिंधु नहीं, हड़प्पा सभ्यता के ही जिक्र करेंगे। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है, और इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, और चीन में सांग सभ्यता। तो क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दे सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है, तो इराक की है। सांग सभ्यता किस देश की है, चीन की है। और मिस्र की देश की सभ्यता किस देश की सभ्यता है, ये आपको कमेंट करना है। काफ़ी आसान है साथियों, मैंने जब क्वेश्चन में ही जवाब दे दिया है, आप कमेंट कीजिएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं नवपाषाण काल के युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने समावेश किया। देखिए साथियों, जब पाषाण काल में जब नवपाषाण काल खत्म हो गया, जब तांबे जैसी धातुओं का लोगों को मतलब पता चल गया, तब क्या हुआ कि विकास शुरू हुआ। और उसी कड़ी में कई सारी सभ्यताएं हमारे बीच आई। भारत में हमारा हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ, इराक में मेसोपोटामिया का सभ्यता विकसित हुआ, चीन में सांग सभ्यता विकसित हुआ, फिर मिस्र सभ्यता विकसित हुआ साथियों। तो हम लोग भारत के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे साथियों। तो देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये सारे पॉइंट आपके SCERT में दिए हुए साथियों। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा के पुरास्थल खंडहर का पता चला। दूसरी बात साथियों, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अशुद्धि देखने के लिए मिल सकता है। अशुद्धियाँ इस वजह से है कि 2-2, 3-3 किताब मुझे देखने पड़ते हैं और मैं रनिंग में ही लिखता हूँ। अगर मैं जो अक्षर बैठाने पर ध्यान दूँ तो कहीं ना कहीं पॉइंट मैं कवर नहीं कर पाऊंगा साथियों। और ये काम 1-1.5 महीने से चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है साथियों। और आप कमेंट करें कि ये जो नोट्स बना है वो अच्छा बनाया नहीं बनाया, शिक्षक बहाली के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है या नहीं है, 1 टाइम रिवीजन के लिए नोट्स अच्छा है या नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ साथियों, कक्षा 3 से लेकर के 10 तक का आप कर लेते हैं जो मैं कराऊंगा इस चैनल पर, उसके बाद आपका जीके नहीं छूटेगा। सिर्फ करंट और मैथ रीजनिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा। अत्यधिक संभावना है जो हमारी महिला साथी हैं, जो मेरा नोट्स है 3 क्लास से 10 तक का अगर वो रट लेती हैं तो महिला का शिक्षक बनना तय है, SC ST का शिक्षक बनना तय है। दूसरी बात, जो जनरल OBC EBC हैं उनको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि नया सीटेट जुलाई शामिल हो गया है। इसलिए अगर वो नहीं रहते तो थोड़ा इजी रहता, लेकिन अब हैं वो तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। साथियों आगे देख सकते हैं कि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको दे देगा ऑप्शन में इसमें से किस जगह की खोज सबसे पहले हुई, हड़प्पा दे देगा, कालीबंगा दे देगा, धोलावीरा दे देगा, तो उसमें आपको क्या छटना है, हड़प्पा छटना है। और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा पहले मिला, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं साथियों। हड़प्पा के अधिकांश जो नगर थे वह 2 हिस्सों में थे। पहला था पश्चिमी हिस्सा, दूसरा था पूर्वी हिस्सा। जैसे देखिए पश्चिमी हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंची जगहों पर बसा था, और यहाँ पर क्या करते थे, सुखी संपन्न लोग मतलब रहते थे, और इसको दुर्ग कहा जाता था। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है
है कि जो ऊंचा जगह था जिसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग जो रहते थे तो उसका नाम क्या था, दुर्ग था। और निचला हिस्सा यानी पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन जो क्या था इसमें साधारण लोग रहते थे, यानी आम लोग, हम लोग, आप लोग रहते थे। जो पैसे वाले अंबानी टाइप के लोग थे वह पश्चिमी हिस्सा यानी कि दुर्ग पे रहते थे। यही मेन बात है साथियों। इसके बाद है हड़प्पा के नगरों की स्थिति। देखिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से भी एक प्रश्न रहने की पूर्णतः संभावना है साथियों। देखिए सिंधु सभ्यता में जो नगर खोजे गए, खासतौर पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, चांदोद्रो, रंगपुर, ये साथियों ये जो खोजे गए थे इसका खोजकर्ता कौन था, किस वर्ष खोजा गया और यह किस नदी के तट पर खोजा गया, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मैं आपको बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921, और यह किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की, और कब की, 1922 में की, और किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। और इससे एक प्रश्न रहने की गारंटी है साथियों। कालीबंगा ब्रिजवासी लाल ने खोज की और 1961 में खोज की, और कालीबंगा किस नदी पर है, घग्गर नदी पर साथियों। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की, और कब की, 1954 में की, और यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। धौलावीरा साथियों RS बिष्ट खोज करता थे, 1989-90 में इसके खोज हुआ। और आपको बताना है किस नदी के किनारे। हालांकि साथियों मुझे जो प्राप्त हुए हैं वहाँ तो लूनी नदी दिखा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं था तो मैंने यहाँ नहीं लिखा। आप सभी कमेंट करके बताइए। चांदोद्रो की खोज करता गोपाल मजुमदार थे, 1931 में। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स से इसके खोज करता, 1931 से 53 में यह जो खोजा गया, यह मादर नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। इसके बाद मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। देखिए सबसे ये पूछेगा कि सबसे पहले आपसे कि महान स्नानागार के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। अब यहाँ पर स्पेशलिटी क्या पीपीएससी आपसे दे सकता है कि जो स्नानागार था ये तालाब के दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और तालाब का फर्श तराई ईंटों से बना हुआ था, और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई हुई थी। ये तो स्नानागार जो था साथियों, इसमें क्या था, ये तालाब का जो फर्श था वह ईंट से बना हुआ था, और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के रूप में चारकोल का परत चढ़ाया हुआ था। ये जो है बीपीएससी आपको कूट में पूछ सकता है कि स्नानागार का क्या क्या विशेषता था, क्या क्या नहीं, उनमें से पूछ देगा असत्य छाटिए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको याद रहेगा तब ना छाटिएगा। देखिए बीपीएससी क्या सोच सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कूट में देगा सवाल। तो इसलिए SCERT NCERT का सारा, खास करके SCERT का पॉइंट दिमाग में नाचना चाहिए, 3 क्लास से 10 क्लास का, और सारा पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूं। और इसका नोट्स अगर चाहते हैं कंप्यूटर आधारित, ये तो फैन रिटर्न में साथियों, इसका टाइप होने के लिए चला गया है 6206532316 पर आप मैसेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपको 3 से लेकर के 10 क्लास तक का नोट्स दिया जाएगा, और इससे बाहर नहीं आएगा, मुझे जैसा लग रहा है साथियों। इसके बाद है तालाब के पास, यानी कि जो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वहाँ पर जो तालाब था उसके पास एक कुआं मिला। स्नान का पानी इसी कुएं से निकाला जाता था साथियों, स्नानागार का कुआं। स्नानागार में पानी निकालने की व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे, और विशिष्ट अवसर पर स्नान आदि यहाँ पर किया जाता था साथियों। आगे है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में से एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली है, और वह संरचनाएं कौन है साथियों, अन्नागार है। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है साथियों, ये आपको कमेंट करना है। देखिए अन्नागार यानी कि जिसमें अन्न वगैरह रखा जाता था, तो अन्नागार जैसी संरचनाएं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल सभी से मिली है। तो आपको बीपीएससी क्वेश्चन दे देगा, इनमें से किस जगह से अन्नागार के स्रोत नहीं मिले हैं, तो आपको ये 3 दे देगा, ये चारों दे देगा, बीच में वो कोई ऑप्शन दे देगा, या स्टेटमेंट में दे देगा ये जो है मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या कुछ है, तो वहाँ पर याद नहीं रहेगा, तो फिर तो एग्जाम हॉल में बस दिमाग घुमाइएगा, क्या होगा नहीं होगा, हमारा तो गड़बड़ हो गया ऐसे कहिएगा। लेकिन ऐसा सीटेट एकेडमी का अभ्यर्थी नहीं कहेगा कि हमको याद है और धुआं की तरह हम इसको उड़ा देंगे। आगे साथियों कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, और इस अग्निकुंड में यज्ञ किया जाता था साथियों। अब मैं स्पीडली पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे। नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के समय में हुई, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। और हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था, और स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। और हड़प्पा निवासी का रुचि शतरंज खेल में था। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे, क्योंकि वो लोग तांबा उस समय विकसित हो गया था। हड़प्पा के मिट्टी बर्तन में प्रयुक्त रंग कौन था, लाल था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश से है आपको कमेंट करना है। इससे पहले मैंने आपको बताया, अगर नहीं पता है तब संदेह का बात है, आपको कहीं ना कहीं याद करने की आवश्यकता है। हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, क्योंकि ये क्या थे, प्रकृति पूजक थे, मातृसत्तात्मक थे ये साथियों। इसके बाद हड़प्पा के लोग संभवतः भूत प्रेत, जादू टोना आदि पर विश्वास करते थे, इसलिए ये लोग क्या करते थे, ताबीज पहनते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को क्या करते थे, दफनाते भी थे और जलाते भी थे। इसके बाद आगे साथियों हड़प्पा की सड़कें और नालियां कैसी थी। हड़प्पा के नगर प्राय 1 या 2 मंजिल या कुछ 3 मंजिल के भी थे। प्रत्येक घर में एक आंगन था, और मकान के दरवाजे और खिड़कियां मुक्त सड़कों के बजाय गली में हुआ करती थी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जगह था जिस पर दरवाजा सड़क की ओर खुलता था, आगे मैं बताऊंगा। आगे साथियों नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता में। इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध था। गलियों और सड़कों पर एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी साथियों। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और हड़प्पा के समय आवश्यक कच्चे माल निम्न जगह से प्राप्त होते थे, जैसे राजस्थान,
कि खेतरी से तांबा प्राप्त होता था। हड़प्पा सभ्यता के समय में जो व्यापार होता था, जो भी चीज़ चलता था, तो उसके लिए कच्चा माल जो उपलब्ध होता था वह तांबा उपलब्ध होता था राजस्थान के खेतरी से, सोना उपलब्ध होता था कर्नाटक के कोलार से, चांदी उपलब्ध होता था अफगानिस्तान प्लस ईरान से, वैर्द मनी अफगानिस्तान बदखसा से, फिरोजा मध्य एशिया से, समुद्री उत्पाद गुजरात से, लकड़ी कहाँ से होता था, जम्मू से होता था। साथियों ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी बात, मेसोपोटामिया अभिलेख में मेहुला की चर्चा की गई है और मेहुला सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो याद रखना है साथियों कि मेहुला मेसोपोटामिया जो अभिलेख देखिए पता कैसे चला कि जो मेसोपोटामिया जो इराक की सभ्यता थी वहाँ पर कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। वहाँ पर क्या था कि मेहुला नाम का जिक्र था और सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम हम लोग देखते थे तो वह मेहुला ही सिंध क्षेत्र का नाम था। तो कहीं ना कहीं एक संबंध जो है वह दर्शाता है कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विद्यमान थी। साथियों हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ था। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे साथियों। और यहाँ एक मुहर मिला है जिसमें पुरुष देवता का चित्र भी मिला है और इसका संबंध पशुपति महादेव से स्थापित है। और एक सिंग वाला गेंडा, कुंवर वाला सांड विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार का मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर ये लोग प्रकृति पूजक थे। ये कई बार लोग गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनमें से कहाँ पर या तो हड़प्पा सभ्यता में क्या मंदिर निर्माण के साक्ष्य मिले या नहीं मिले हैं, तो कोई भी साक्ष्य नहीं मिले साथियों। इसके बाद है धौलावीरा, इसके बाद लोथल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। देखिए धौलावीरा, पहले तो ये पूछेगा कि धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात के पश्चिम कोने में बसा है। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ, एक गढ़ीनगर, मध्यनगर, निचला नगर। देखिए गढ़ीनगर और मध्यनगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर इस दोनों में किलेबंदी की गई थी, जबकि निचले नगर में कोई किलेबंदी नहीं किए गए थे। यहाँ पर जो है साधारण लोग रहते थे। और ये जो गढ़ीनगर और मध्यनगर था यह खूब चौड़ा, यहाँ पर खूब चौड़ा मैदान वगैरह हुआ करता था जिसमें राजकीय और सामाजिक धार्मिक सभा उत्सव वगैरह हुआ करता था साथियों। इसके बाद लोथल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट है साथियों। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर है। शहर की किलेबंदी की गई थी और किले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। याद रखना है लोथल खंबात के खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और ये पहले तो ये याद रखना है कि लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है और फारस की खाड़ी की मुहरें लोथल से ही प्राप्त हुई है। ये चीज़ें साथियों आपको एससीईआरटी में लिखी हुई है। और लोथल क्या था, एक बंदरगाह मिला था क्योंकि यहाँ बंदरगाह के अवशेष मिले और लोथल में जलीय मार्ग से व्यापार होता था। और लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास हो गया और ह्रास के संदर्भ में कई सारे लोगों ने मंतव्य दिया है। कोई कहा कि प्लेग फैल गया, महामारी फैल गया, किसी ने कहा बाढ़ से यहाँ जो है प्रभावित हो गया, कई लोग कहे कि आक्रमण हो गया। तो तमाम तरह की चीज़ें जो है बातें हैं, लेकिन किसी भी चीज़ और राइटर के बारे में जिक्र नहीं था तो मैंने नहीं लिया साथियों। आगे है साथियों एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी जो है 6th क्लास का काफ़ी कम था और जो भी था लगभग एससीईआरटी में कवर कर लिया, लेकिन जो कुछ नहीं था तो यहाँ पर मैंने उसको कर दिया है। देखिए प्राचीन काल में लोग संस्कृत और प्राकृतिक भाषा बोला करते थे और वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। और ऋग्वेद की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और सिंधु नदी की सहायक नदियां याद रखना है सतलुज, रावी, ब्यास। कृषि का आरंभ कब से हुआ, 8000 वर्ष पूर्व हुआ। और इसके बाद साथियों इस पाठ में मैथ का ज्यादा इंपॉर्टेंस था तो आपको मैथ के लिए स्पेशल क्लास आगे चल के दी जाएगी जब एससीईआरटी एनसीईआरटी 3 से लेकर के 10 तक का खत्म हो जाएगा। तब आपको बिहार का मैप, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप आपको विशेष ढंग से बताया जाएगा मेरे द्वारा। इसके बाद साथियों जो नदियां बड़ी नदियों में आकर मिलती है वह सहायक नदी होती है। आपको पता है जैसे गंगा नदी की सहायक नदी कौन है आप बताइए, यमुना नदी की सहायक नदी कौन है कमेंट कीजिए। बिहार अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। याद रखना है कि किसके शासन काल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए, अशोक के शासनकाल में। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा, इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का प्राचीन क्षेत्र का नाम मगध के नाम से जाना जाता है। देखिए सोन नदी आपको पता है पटना में आकर मिलता है और जो ये क्षेत्र जहाँ पर इसका संगम होता है, यहाँ पर प्राचीन समय में सबसे बड़ा साम्राज्य था वह क्या था, मगध था साथियों। और आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार। और पांडुलिपियां अभी मैंने बताया किसी पेड़ के छाल पर बनाई गई जो हाथों से लिखी गई सारा चीज होता है वह पांडुलिपि होता है। चैप्टर 2 में साथियों आखेट खाद्य संग्रह था। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो हमने एससीईआरटी में नहीं लिया, तो सारा पॉइंट एससीईआरटी में ले लिया था इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेहरगढ़ वगैरह के बारे में सारा चीज जो है इसमें दिया हुआ था तो सारा पॉइंट मैंने इसका ले लिया था साथियों एससीईआरटी में। चैप्टर 3 है साथियों ये अंतिम, खाद्य संग्रह एवं भोजन। देखिए कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर बुर्जों मतलब बुर्जों में है, बिहार में क्या है चिरांद है। वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। ये हमने एससीईआरटी में करा लिया था साथियों आपसे। इसके बाद है कि नवपाषाण स्थल, उसमें से दार्जिलिंग हेडिंग। देखिए दार्जिलिंग हेडिंग में सिर्फ ये याद रखना है कि दार्जिलिंग हेडिंग क्या है, असम में है। ये भी एक नवपाषाण कालीन स्थल था और क्या कुछ है इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें कुछ था नहीं साथियों, मैंने नेट से सर्च करके दिखाया। सिर्फ इसमें याद रखना है दार्जिलिंग हेडिंग कहाँ पर है, वह असम में है साथियों। कर्नाटक में क्या है, हल्लूड़ है और पैचमपल्ली तेलंगाना में है। आरंभिक मानव का अपना भोजन का इंतजाम निम्न रूप से करते थे, जैसे कि जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, पेड़ पौधे पत्ती फलमल वगैरह इकट्ठा करके करते थे। इसके बाद गड्ढों के नीचे जो घर बनाकर रहते थे उसको गर्तवास कहते थे। गर्तवास कौन लोग करते थे, बुर्जा हेम के लोग गड्ढे के नीचे जो है घर बना कर रहते थे। अभी भी आप डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे वहाँ पर भी गड्ढे के नीचे घर बना करके कभी कभी लाखों मिलियन में व्यू जाता है तो वह बुर्जा होम होता है साथियों। इसके बाद है बुर्जुम।
शैल चित्र अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से पाया जाता है। शैल चित्र खास करके मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफा में पाया जाता है। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में हुए, ये चीज़ें आपको बतानी है साथियों। इसके बाद आरंभिक मानव का औजार क्या था? लकड़ी, पत्थर, हड्डी। बाद में चल के वह लोहा आया तो औजार में परिवर्तन हुआ। शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनता है साथियों? मनका बनता है। और करनूल की गुफाओं से राख के प्रमाण मिले हैं। ये साथियों आपका लगभग एक पार्ट खत्म हो गया। कल दूसरा पार्ट में 6 क्लास का पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा साथियों।